So, hello everyone, I welcome you all to the third lecture of RC series by Aptigrid. मेरा नाम यश है and today is going to be an interesting topic, an interesting class specifically. Today we are going to start the Aeon based essays. The Aeon essays based RCs आज हम solve करने वाले हैं. And I believe all of us and all of you are very smart. You already know what Aeon essays are and what is the importance of Aeon essays. So I shouldn't be explaining much about it, but for my friends who do not know what actually Aeon essays are, so Aeon essays basically बेटे एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जा सकते हैं. There are plenty of essays available there. बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के एसेस होते हैं, टिपिकल कैट क्वालिटी के जो एसेस होते हैं वो वहाँ पे मिलेंगे जहाँ से आपके ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी पैसेजेस होते हैं वो ही हमारे बनाए जाते हैं. So anyone preparing for CAT examination, going and visiting and reading all of the Aeon aces becomes very important in your preparation journey because the essays available there, the content available there, the quality and the topics available there, most importantly, is very well aligned with that of the reading comprehension. ठीक है. So without further ado, let's just dive right into it. And my name is Yash, and today you are watching the third lecture of the RC series on Aptigrid. Okay. So the first passage is here. The topic is cultural anthropology and alternative medicine. This passage has been taken from Aeon essays. तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है किस तरीके से कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, क्या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है. एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब कि व्हाट आर द अदर मेडिसिनल सोर्सेज हियर. सो इस पे ये टॉपिक हमारे इस एसे का रहने वाला है. एऑन एसेस पे यूजुअली थोड़े क्या कहते हैं वेग एसेस, थोड़े फिलोसॉफिकल और मतलब और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं. टफ होते हैं एसेस. अराउंड 8 to 12,000 वर्ड्स के एसेस होते हैं. आई ट्राई टू क्रैम इट अप इनटू अ 500 to 600 वर्ड आरसी. सो फर्स्ट क्योंकि हमारी क्लास है, आई ट्राई टू कीप इट थोड़ा इजी फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड क्या होता है. ठीक है. तो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट. According to a documentary by Radio France, there are more than 5,000 traditional healers in France today. अब देखो सबसे पहले ही ये एक प्रिमाइस सेट करता है, ये कहता है कि एक जो डॉक्यूमेंट्री है बाय रेडियो फ्रांस, उसने जब की और उसने जब रिसर्च किया तो ये पता चला कि देयर आर मोर देन 5,000 ट्रेडिशनल हीलर्स. नाउ ट्रेडिशनल हीलर्स का मतलब क्या होता है? द पीपल हु डू प्रैक्टिस ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे आयुर्वेद हो गया हमारे यहाँ, या फिर होता है ना साइकिक पावर जिसको ओझाई गोताई हमारे यहाँ कहते हैं, वो होते हैं. Now, in the very first line, you see to affirm the fact that कि फ्रांस में 5,000 traditional healers हैं. The passage starts with giving a reference that based on the fact that a documentary that was made by Radio France, we can say that 5,000 traditional healers are there in France. अब यहाँ से आता है however. तो हमेशा याद रखना है कि however एक ट्रांजिशनल वर्ड है. however हमारा एक ट्रांजिशनल वर्ड है. ये जहाँ पे भी यूज़ होता है हमेशा याद रखना, वहाँ से टोन में पूरे पैसेज में किसी न किसी तरीके का शिफ्ट देखने को मिलेगा. आइए देखते हैं. हाउएवर देयर आर नो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स अबाउट फायर टेमिंग. फायर टेमिंग. नाउ फायर टेमिंग का मतलब हो गया आग पे काबू पाना. ठीक है. आग पे किसी भी प्रकार का काबू पाना. So there are no official statistics about fire taming nor any organization to validate this treatment. Now, instead, fire tamers, women and men predominantly based in the rural areas, are known to possess a gift. ये वही बात कर रहा है जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन और जो ट्रेडिशनल चीजों में बात होती है कि इनके पास किसी भी तरीके की वैलिडेशन नहीं होती है इस ट्रीटमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए.
इंस्टेड ये किसी तरीके की स्टडी नहीं होती, इंस्टेड ये होती है, ये कोई एक मेन होते हैं या फिर वुमेन होते हैं ट्रेडिशनली इन द रूरल एरियाज़ ऑफ फ्रांस, जिनको कहा जाता है कि दे पॉसेस अ गिफ्ट, उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जैसे अगर हम अपने लैंग्वेज में बोलें। नो कॉन्टैक्टेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, हमेशा याद रखना, आपको ये बड़ा ही रिलेटेबल लगेगा कि अगर कभी भी आपने भी देखा होगा, अपने आसपास में देखा होगा या फिर जहां पे भी देखा होगा, ये जो ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं, ये किस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से। ऐसा कुछ नहीं होता है यूजुअली कि ये बहुत ही एडवर्टाइज करें इंस्टाग्राम में, कहीं पे भी आप इनके एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इन हम कैसे तरीके से कांटेक्ट करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से। Now, contacted by word of mouth, they help with shingles, burns, eczema, and skin complaints. So basically, these all are the प्रॉब्लम्स ही जो कि हमको होती है। तो फायर जो टीलर्स होते हैं, फायर टेमर्स जो होते हैं, वो किन परेशानियों से आपको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आर दीज यूजुअली। Now, pathologies associated with excessive redness or swelling or inflammation, a word stemming from the Latin igniting fire. Using their hands, fire tamers cut channel, block, and pass the fire, coaxing the heat away from the inflamed हो। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो देखने वाली है, यूजिंग देयर हैंड्स, ये यहाँ से बता रहा है किस तरीके से वो हीलिंग को ये पूरा प्रैक्टिस करते हैं। ये कहता है कि ये अपना हाथ को यूज करते हैं। नाउ फायर टेमर्स कट, चैनल एंड ब्लॉक एंड पास, ये बेसिकली क्या कह रहा है, एक रिचुअलिस्टिक वे में जो फायर टेमर्स होते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, आग को लेके ऐसे हाथ गर्म करके ऐसे कट करते हैं, उसको आपके अंदर चैनलाइज करते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं उनको ब्लॉक करते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को पास करते जाते हैं। सो कोएक्सिंग द हीट अवे फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड जोन। और इसी वे में जो आपका इन्फ्लेम्ड जोन होता है, वहां पे जो हीट ट्रैप होती है, उसको दूर लेके चले जाते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है कि किस तरीके से जो फायर टेमर्स हैं फ्रांस के, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पैसेज। Gathering data on their proceedings is like catching a whisper in the wind, मतलब कि किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से कहाँ पे पाए जाते हैं, इस बारे में पता करना या किसी भी तरीके का जांच करना becomes very difficult because it is like catching a whisper in the wind। मतलब विंड अगर आप कभी देखेंगे और विंड में हल्का सा भी एक फूंक अगर आप मारते हैं, तो उसकी ना आवाज आती है ना आपको समझ में आता है। तो बेसिकली व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज दैट विस्पर इन द विंड का मतलब हो गया हमारा समथिंग दैट इज वेरी रेयर, और इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं हार्ड। ठीक है? फायर टेमर्स वर्क इन सीक्रेट ऑफन विदाउट पेमेंट, लीविंग नो पेपर ट्रेल, मतलब कि यूजुअली अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएँगे, कहीं पे भी जाएँगे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको पूरा एक पेमेंट का स हिस्ट्री आपकी बनेगी, आपके मतलब आपका प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, सारी चीज़ें होंगी। बट फायर टेमर्स डू नॉट वर्क इन दैट वे। Usually when you see any kind of traditional healing, they do operate in secrecy. मतलब these Ojai Gotai and everything, they operate in a secrecy way कि they operate in night usually। आप रात में जाओगे, they call you, they do all of these things and everything। So it is performed in a very secretive way and they often do not take payment, है ना? तो कोई पैसे का भी लेन-देन नहीं होता है, तो इनको ट्रैक करना becomes very difficult। So the annals of fire training have been chronicled strictly in oral history। मतलब कि the ways, the procedures of fire taming have been chronicled strictly in oral history, transmitting between generations and gestures, in gestures and safely guarded rituals। मतलब कि यहाँ पे ये एस्टैब्लिश करना चाह रहा है कि जो फायर टेमिंग की जो ये जो कहानी है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी एजुकेशन है, ये किसी स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, जबकि बजाय ये स्ट्रिक्टली इट इज अ ओरल हिस्ट्री। If you see someone, if we talk in the Indian context, if you see someone like a tantric or something, there are no usual oral history related, sorry, no written history related to it. Now, obviously there are books and everything,
बट दोज पीपल यूजुअली ऑपरेट ऑन द ओरल हिस्ट्री। अब यूजुअली ऐसा होता है कि द फादर इज अ वेरी गुड और द मदर इज अ वेरी गुड these tantric healer. So the son or the daughter is also going to accept that and possess that gift from their parents. तो ये ट्रांसमिशन होता है, एक ओरल हिस्ट्री होता है जो कि सिखाया जाता है फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, ठीक है। और ये बड़ा ही सेफ गार्डेड कहा जाता है कि माय फैमिली कम्स फ्रॉम समवन हु हैज बीन गिफ्टेड बाय लॉर्ड दिस लॉर्ड दैट एंड वी आर फायर टेमर्स, वी ट्रीट पीपल फॉर देयर बेनिफिट्स, ठीक है। Now, meeting these non-biomedical healers feels like stepping back in time. They form an informal grassroots network spreading out like rhizomatic roots connected by something ageless and invisible beneath the highly industrialized surface of modern France. अब यहाँ पे एक तरीके का पैरेलल ड्रॉ कर रहा है बिटवीन मॉडर्न फ्रांस एंड द रीजनल फ्रांस, ठीक है? एक तरीके का पैरेलल ड्रॉ कर रहा है। ये कह रहा है कि जैसे ही आप इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर इनके हीलिंग में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट फील्स लाइक यू आर स्टेपिंग इनटू द अंडरग्राउंड ऑफ समथिंग दैट इज वेरी बैक इन टाइम, वेरी मिडल एज्ड इन टाइम, a France is considered to be a place which is very modern, be it comes to medicine, defense, technology, anything. France is very developed, but then there is this other side of France as well, which is basically using and operating on in the hands of people such as fire tamers who are nothing just the traditional medicine healer. So एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ये ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा है कि हाउ द रीजनल फ्रांस एंड द मॉडर्न फ्रांस ऑपरेट। ओके, आई होप आई वाज क्लियर टिल हियर, ठीक है। In the rugged coastal region of Brittany, Brittany is a place these healers remain deeply rooted in the landscape. Now, Brittany actually में एक let's say गांव वाला एरिया और रूरल एरिया ऑफ फ्रांस है। Brittany is a rural area of France. Now, in this area, these people are very much deeply rooted in the landscape. So, अब यहाँ से बात क्या होती है देखते हैं। Republican France had historically forced Breton culture underground, characterizing its people in the 19th and the 20th century as a stubborn, ignorant, and anchored in superstition. मतलब ये कहता है कि जो रिपब्लिकन फ्रांस था, जब फ्रांस एक रिपब्लिक बना, तो उसने जो हिस्टोरिकली जो ब्रेटन पीपल थे, जो ब्रेटन कल्चर था, दे वर अ टाइप ऑफ पीपल, उनको बड़ा ही इंफीरियर घोषित कर दिया इन द 19th एंड द सेंचुरी 19th एंड द 20th सेंचुरी, ठीक है? नाउ येट द ब्रिटन्स नेवर रिलिंक्विश्ड देयर आइडेंटिटी, मतलब कि उन्होंने कभी भी आइडेंटिटी अपनी छोड़ी नहीं या फिर बदली नहीं। What Walter Benjamin called the red thread of experience, the passing on of story, has traveled on parallel byways, keeping their healing practices alive. So this is what he is saying. He It was more of like a thread of experience. एक थ्रेड थी जिसके थ्रू सारे एक्सपीरियंसेस जो थे वो पास ऑन होते जाए, वे बी स्टोरीज, किस तरीके की उनके प्रैक्टिसेस होते हैं, किस तरीके की मेडिसिन्स दे यूज़, सब कुछ वो जनरेशन बाय जनरेशन ब्रिटन्स ने अपने आगे देती गई, एंड येट इट resulted in the fact that those healing practices are still very much alive and being practiced in the rural French areas. Okay. Now, fire tamers are drugless healers. ध्यान देना कि दे डू नॉट प्रिस्क्राइब यू एनी काइंड ऑफ ड्रगलेस का मतलब वो किसी के तरीके की दवाई आपको नहीं देते, बूटियां XYZ कुछ नहीं देते हैं। तो what do they do? Fire tamers are drugless healers who hover their hands over the flaming area without making physical contact.
मतलब कि they just do this, some let's imagine कि if I have a inflammation in my hand, so what they will do, they will just take the fire and just, hover over my hand and take away all of the heat which is present in my wounds or any kind of a problem that I have. And they do not even touch the surface. So that is why they are called the drugless healers. Over millennia, fire has burned bright as a metaphor, fueling medical theories across the globe. ठीक है? मतलब कि अगर हम पूरी मिलेनिया का बात करें, तो अगर हम फायर को एज़ अ मेटाफर देखें, तो फायर जो है, इट हैज़ बर्न्ड वेरी ब्राइट एंड इट हैज़ बीन अ वेरी क्रूशियल factor when it comes to the medical theories all across the globe and all of the cultures. In traditional Chinese, Ayurvedic, Galen's, ancient Greek, humoral medicine, fire is an element that must, fire is an element that must remain in delicate balance to maintain good health. मतलब ये कह रहा है, the fire in between the body must be in balance. And this is according to all of the traditional medicine practices like Chinese, Ayurvedic, Galen's and Greek medicine. इन सब में ये कहा जाता है कि फायर जो होता है बॉडी की या फिर जो अंदर की जो होती है, ऑलवेज मेंटेन बी मेंटेन्ड इन अ बैलेंस सो दैट यू मेंटेन अ गुड हेल्थ. In these ancient frameworks, fire is never completely extinguished, rather it is tamed. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. ये कहता है, इन सब में एक चीज जो कॉमन हमको मिलती है, ये हमेशा से कहते हैं कि जो फायर होती है, अ, उस जो आपके बॉडी के अंदर की फायर होती है, उसको कभी भी हम बुझाते नहीं या फिर इस तरीके से गायब नहीं करते हैं. रादर इट मस्ट बी टेम्ड, मतलब कि उसको ट्रेन करना चाहिए कि किस लेवल पे वो बर्न होगी. मतलब इफ think of it as a regulator. If there was no regulator, the fan would run on the full speed. So अगर आपको ठंड में फैन ज़रा-सा भी ऑन करना है, तो you very cold as the fan is always running on the full speed. Now, when we put on a regulator in between, we tame the fan. So now we have the control whether to run it on the point number one or point number four or point number five, whatever we suit. So that is how the fire is also to be tamed inside the one's body. Okay. Now it is talking about the present day, present day modern France. ठीक है. Today, this practice is hiding in plain sight within modern allopathic system. मॉडर्न एलोपैथिक मतलब कि जो हम दवाइयाँ मॉडर्न मेडिसिन खाते हैं, उसके बारे में बात. In French hospitals, fire tamers play an unofficial yet कॉमन रोल. मतलब कि जो फ्रेंच हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो फायर टेमर्स होते हैं, दे प्ले अ वेरी अनऑफिशियल रोल. मतलब ऑफिशियली उनको किसी भी मेडिसिन प्रैक्टिस में नहीं इन्वॉल्व किया जाता है. बट they are present very commonly in a patient's care protocol. As a 2017 study, अब ये एक स्टडी का जो है एग्जांपल दे रहा है. 500 of the radiotherapy patients in Auvergne showed that more than half consulted a fire tamer during their treatment. मतलब कि रेडियोथेरेपी का मतलब हो गया कीमोथेरेपी के बारे में. जब 2017 में एक स्टडी की गई 500 पेशेंट्स पे, जो कि ऑवरजीन एक जगह थी, वहाँ पे हो रही थी, उसमें पाया गया कि मोर देन हाल्फ ऑफ देम कंसल्टेड अ फायर टेमर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. क्योंकि जो रेडियोथेरेपी होती है, उससे क्या होता है, आपको अंदर बहुत जलन एंड एवरीथिंग, यू फील वेरी बैड इनसाइड ऑफ इट बिकॉज़ ऑलरेडी यू आर बैटलिंग विद कैंसर एंड कीमोथेरेपी इज नो गुड. सो they consulted fire tamers during that treatment. Now, research indicates that when patients believe in this safety guarded secret, मतलब कि जब पेशेंट्स जो होते हैं ये सीक्रेट में जब बिलीव करते हैं, 87% एक्सपीरियंस अ रिडक्शन इन पेन. मतलब कि जब इन पेशेंट्स को इस पूरे प्रोसेस में जब बिलीव था कि उनको किस तरीके से मतलब कि फायर टेमिंग का जो है वो काम करता है, उसमें पूरा प्रोसेस में बिलीव था, तो वो आउट ऑफ द
आउट ऑफ द हाफ हूज़ कंसल्टेड 87% में जो था, उनको पेन में रिडक्शन का एक एक्सपीरियंस हुआ। Now, people might say this is true or just a mere placebo effect is a uh, debate to be done. कि ये क्या मतलब, ये क्या सच है या फिर इट इज जस्ट अ प्लेसिबो इफेक्ट, यू नो, माइंड एक्सेप्ट्स द फैक्ट एंड वी जस्ट फील दैट वी आर हैविंग अ बेटर टाइम, so it cannot be said. Now, the explanation that evidence-based medicine offers is that fire taming acts as a placebo, as I said, कि placebo की तरह वो act करती है, ignited by the empathetic relationship between the caregiver and the patient. While science points to the way emotional states improve immune responses, the spiritual aspect of the act remains immeasurable. मतलब ये कहता है कि जो हम अगर मॉडर्न तरीके से इसको समझने का ट्राई करें, तो इट इज नथिंग, जस्ट अ प्लेसिबो इफेक्ट दैट वी फील। अब बात ये होती है कि जो एक रिलेशनशिप, एक एम्पैथी की बिल्ड हो जाती है बिटवीन द केयर गिवर एंड द पर्सन हु इज फीलिंग इल एंड सिक, उसकी वजह से पेशेंट स्टार्ट्स टू फील एलिवेटेड, उसको अच्छा लगने लगता है, जो कि वो इमोशनली बड़ा ही सिक फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स आल्सो बिलीव दैट कि जब इमोशनल स्टेट हमारी डेवलप होती है, बेटर होती है, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑल्सो बेटर होता है। तो ये तो यहाँ पे सही हो रहा है, पर इसके जो स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है, इसको मेज़र करना इज़ थोड़ा डिफिकल्ट। इसको हम नहीं इसको मेज़र कर सकते। Immeasurable, rooted in the impalpable work of imagination. Ultimately, fire tamers do not heal the wound. They charm the flames, recognizing that inflammation is a sign of body defending itself. They do not seek to snuff out the fire, but rather to balance it, kindling ancient fire of belief alongside the modern medicine. ये कहता है कि अल्टीमेटली जो होता है, जो फायर टेमर्स होगा, किसी भी प्रकार का आपको घाव हो गया, वुंड हो गया, तो दे डू नॉट हीट इट। ये जो होता है, जो उसके अंदर की जो फ्लेम्स होती हैं, जो आपकी बॉडी की फ्लेम्स होती हैं, उसको टेम करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं और उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि किसी भी जगह पे अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है आपके बॉडी में, तो इट इज़ द वे अ बॉडी इज़ ट्राइंग टू फाइट एंड इट इज़ डिफेंडिंग इटसेल्फ। तो वो उसको क्या कहते हैं, उस फायर को वहां से निकाल के फेंक नहीं देते, बट रादर दे ट्राई टू बैलेंस इट एंड जो होता है वो एंशियंट फायर को मॉडर्न मेडिसिन के साथ अलोंग में लेके चलते हैं, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, so this was all for the passage, I guess. Yes. ठीक है, so this was one passage from Aeon essays. It was I believe easy to moderate one. But as we move ahead in our further classes, I will try to include a more philosophical based processes, the more philosophical based RCs in these lectures. All right, moving to the next. Okay, so the passage number two, इसका topic है AI and moral reasoning. Now this passage turns out to be a CAT 2025 slot 3 question. ठीक है? I mean, this passage came in the CAT 2025 slot 3. So, this passage will be followed by 4 questions as usual. Let's try and solve this. Okay? Imagine a world in which artificial intelligence is entrusted with the highest moral responsibilities. Premise को देखिए. It is asking you to imagine a world in which artificial intelligence को we are entrusting, मतलब we are trusting with the highest moral responsibilities. क्या highest moral responsibilities है, आइए देखते हैं. Sentencing criminals,
allocating medical resources and even mediating conflicts between nations। मतलब कि हाईएस्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दें तो क्या होता है ये बात एक इमेजिन करने के लिए हमको कह रहा है। दिस माइट सीम लाइक a pinnacle of human progress, an entity unburdened by emotion, prejudice, or inconsistency, making ethical decisions with impeccable precision। अब अगर हम देखें आइडली अगर हम अभी सोचें कि अभी नो एआई इज इन अ वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट एंड हम अगर इस बात को सोचें तो कितना ही आइडियल लगता है। ये कहता है कि आप सोचिए कि कैसा वर्ल्ड होगा और ये कितना पिनैकल एकदम अल्टीमेट ह्यूमन प्रोग्रेस का बात होगी कि एक एंटिटी जो कि इन डिसीजंस को ले रही है एंड दैट एंटिटी इज वेरी मच अनबर्डेंड। मतलब कि उसके अंदर किसी भी तरीके की इमोशनल बायस नहीं है, किसी भी तरीके का प्रेजुडिस नहीं है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है ना? और वो हमेशा प्रिसिजन के साथ जो है वो डिसीजन डिलीवर करेगा। It plays with your emotions actually. These are all of the problems that we feel and we suffer in the modern world। ये होता है ना कि अगर कोई जजमेंट है तो इट हैज़ बीन डिलेड और ऑर्डर आया तो वो सही तरीके से नहीं आया या फिर मेडिकल रिसोर्सेज़ सही तरीके से एलोकेट नहीं हुए एक्स वाई ज़ेड। बट एआई तो क्या है, एआई में किसी भी तरीके का इमोशनल बायस नहीं है। वी कैन डेफिनिटली ट्रस्ट इट विथ ऑल ऑफ आवर थिंग्स। सो वुड इट बी परफेक्ट टू डू सो? तो ये कहता है पहले तो आपको इमेजिन करता है। नाउ कम्स द वर्ड येट, मतलब कि यहां से ट्रांजिशन होगा। येट beneath this vision an idealized moral arbiter lies a fundamental question। ये कहता है कि ये जो आइडियलाइज्ड विजन जो हमारे अंदर बैठ रहा है, इस बात को, इस थॉट को सोच के इसके पीछे और इसके अंदर एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। आइए वो क्वेश्चन को देखते हैं। कैन अ मशीन अंडरस्टैंड morality as humans do, or is it confined to simulacrum of ethical reasoning? मतलब कि क्या एक मशीन मोरालिटी को समझ सकती है उस प्रकार से जिस प्रकार से we humans understand, or is it just confined to the simulacrum of ethical reasoning? सिमिलकारम का मतलब हो गया, सिमिलकारम का अगर SIMLCARU, सिमिलकारम का अगर मैं मतलब बोलूं इन इजी टर्म इज जस्ट इमी सिमिलकारम का अगर इजी वर्ड्स में हम मतलब समझे तो इज नथिंग जस्ट इमिटेशन। So, or is it just confined to the simulacrum of in ethical reasoning? मतलब कि the imitation of how humans do ethical reasoning, क्या ये बस वो जो ह्यूमंस की एथिकल रीजनिंग का है उसका एक इमिटेशन है? एक बड़ा ही डीप क्वेश्चन से ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है। आइए आगे देखते हैं। AI might replicate human decisions without improving on them, carrying forward the same biases, blind spots, and cultural distortions from human moral judgment। मतलब AI कहाँ से सीखेगा? आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से जो भी AI रिजल्ट्स दे रहा है, इट इज नॉट यूजिंग इट्स ओन ब्रेन। वो कोई भी नई चीज नहीं बना रहा है। इट हैज बीन फेड विथ सो मच इंफॉर्मेशन। तो एआई जब सिमिलकारम कर रहा है, इमिटेशन कर रहा है, तो एआई अपना नया कैसे बनाएगा? एआई विल हैव सेम सच बायसेस, उसी वही बायसेस उसके अंदर आएँगे, वही ब्लाइंड स्पॉट आएँगे, उसी तरीके के कल्चरल डिस्टॉर्शंस आएँगे, जैसा कि हमारे ह्यूमन मॉरल जजमेंट में आते हैं। तो saying that AI is the pinnacle of human progress can be a bit challenging। In trying to emulate us, it might only reproduce our limitation, not transcend them। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये कहता है कि जिस तरीके से इम्यूलेट की मतलब कि हमारा एक सिमुलेशन प्ले करने का अगर वो ट्राई करता है तो इट विल नॉट डू एनी जस्टिस टू इट। वो बस हमारे जो लिमिटेशंस है उन्हीं को रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ना कि उन जो हमारे लिमिटेशंस है उसको खत्म कर दे।
वो किसी भी तरीके से हमारे लिमिटेशंस को खत्म नहीं कर पाएगा, वो बल्कि उन्हीं लिमिटेशंस को रिप्रोड्यूस कर पाएगा, बिकॉज़ एआई इज़ नॉट दैट डेवलप्ड टू डू सो। बट देयर इज़ अ डीपर कंसर्न। अब यहाँ पे एक और डीपर कंसर्न आ रहा है। क्या कहते हैं? Moral judgment draws from intuition, historical awareness, and context, qualities that resist formalization। ये कह रहा है कि एक डीपर कंसर्न भी यहाँ पे आता है। बात ये है कि जो मॉरल जजमेंट होता है किसी भी तरीके का, कि क्या मॉरल है यहाँ पे, वो ऐसे ही नहीं एक दिन में बन जाता है, रादर इट ड्रॉज the moral judgment from intuition, historical awareness and context। मतलब आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, इट ऑल आर बेस्ड ऑन आवर इंट्यूशन। इंट्यूशन कैसे होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव एक्सपीरियंस इन द पास्ट। भाई मैंने कोई एक मेरी लेट्स से किराने की दुकान है, मैंने एक उधारी देना शुरू किया और मुझे 10 में से 8 लोगों ने उधारी के पैसे वापस नहीं किए। तो अब मेरा एक सेट हो गया, तो नाउ व्हेन द 11th पर्सन कम, बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दैट एन इंट्यूशन डेवलप किया दैट दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न द मनी दैट ही इज आस्किंग फॉर, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू हिम। ठीक है? सो यही एक होता है कि मॉरल जजमेंट इन्हीं सब चीजों से बनता है, और इसको हम कैसे फॉर्मलाइज कर सकते हैं? ठीक है? इट इज वेरी कॉन्टेक्चुअल बेस्ड, है ना? Now, ethics may be so embedded in lived experience that any attempt to encode it into formal structure risks flattening its most essential features। मतलब ये कह रहा है कि जो एथिक्स होती है, जो मोरालिटी होती है, वो इस तरीके से लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ इंटैंगल्ड है कि अगर हम किसी भी तरीके का अटेम्प्ट करते हैं कि टू एनकोड इट इनटू फॉर्मल स्ट्रक्चर। नाउ फॉर्मल स्ट्रक्चर की अगर यहाँ पे हम बात करें इनकोडिंग की, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट अ रूल बुक, कि अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो वो करेंगे। कि अगर किसी ने चोरी की तो हम उसको 14 साल की सजा देंगे, और किसी ने अगर मर्डर किया तो हम उसको 14 साल की सजा देंगे। सो दैट कैन नॉट बी ट्रू ना। क्या पता किसी ने, या फिर अगर हम चोरी की ही बात करें तो किसी ने चोरी की तो हम 14 साल की सजा देंगे। बट क्या पता किसी ने बहुत ही मजबूरी में कोई चोरी की हो, तब हम उसको क्या 14 साल की सजा दे सकते? नहीं। तो हम जो होते हैं इस चीज़ को बहुत फ्लैट कर देंगे, अगर हम इसको पूरा जो क्या कहते हैं, अगर हम फॉर्मल स्ट्रक्चर में इस चीज़ को बैठा देते हैं। Now, if so, AI would not merely reflect human shortcomings, it would strip morality of the very depth that makes ethical reflection possible in the first place। मतलब कि अगर हम देखें तो एआई वुड नॉट मियरली रिफ्लेक्ट ह्यूमन शॉर्टकमिंग, जो कि ह्यूमंस को जो आते हुए देखना चाहिए वो उसकी रिफ्लेक्शन नहीं रह जाएगा, रादर इट वुड स्ट्रिप अवे मोरालिटी। जो होता है वो मोरालिटी को हटा ही देगा फ्रॉम ऑफ द वेरी डेप्थ दैट मेक्स एथिकल रिफ्लेक्शन पॉसिबल। कि मतलब कि जो डेप्थ होनी चाहिए एक एथिकल रिफ्लेक्शन की, उसको ही स्ट्रिप अवे कर देगा। तो everything becomes very flat। Okay? Alright. Now still many have tried to formalize ethics। मतलब कि even though it is a little bit dangerous or out of the hand, people have tried to formalize ethics। How? By treating certain moral claims not as conclusion but as starting points। मतलब कि even though it is very dangerous, or it might hamper the course in the longer run, people have tried to formalize the ethics। How? By treating the moral claim not at conclusion। वो किसी moral जो claims है उनको conclusions की तरह ना लेके उसको एक starting point दे देते हैं। ठीक है? A classic example comes from utilitarianism। ठीक है? मतलब कि यूटिलिटारिज्म का मतलब होता है मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस फॉर द मोस्ट अमाउंट ऑफ पीपल। है ना? यूटिलिटारिज्म का मतलब हो गया, अगर हम समझे, मैक्सिमाइजिंग, है ना? मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस, व्हिच ऑफन टेक्स अ फाउंडेशनल एक्सियम, द प्रिंसिपल दैट वन शुड एक्ट टू मैक्सिमाइज ओवरऑल वेल-बीइंग।
from this, more specific principles can be derived. For example, that it is right to benefit from the greatest number, or that action should be judged by their consequences for total happiness. Now, how do you actually code morality? That is a very like simple but intriguing question. आप किसी भी तरीके किसी भी मोरालिटी को कोड कैसे करोगे? अब एक जो यहाँ पे बात करता है वो ये कहता है, यू ट्रीट इट लाइक अ मैथ्स का इक्वेशन। आप उसको एक मैथ्स के इक्वेशन की तरह कर देते हो कि मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है कि ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से आप इसको फॉर्मलाइज कर देते हो, ठीक है। सो व्हेन यू गिव द एआई अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट और एन एक्शन, यू एक्चुअली लाइक फॉर्मलाइज इट। आप उसको एक रूल में, एक एक्सियोम में बांध देते हो, है ना? कि आप कहते हो कि मैक्सिमाइज वन शुड एक्ट टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल वेलबींग, कि हमारा जो सिंपल टास्क है वो क्या है, टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल बीइंग। अब इससे होता क्या है, फ्रॉम दिस मोर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी डिराइव्ड। अब जब आपने क्या कह दिया, एआई को कह दिया कि हमारा एक टास्क है टू मैक्सिमाइज ओवरऑल वेलबींग, सबके लिए सब अच्छा करना है। तो इससे क्या होता है, और भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो निकालने लगता है। नाउ that it is right to benefit from the greatest number, or the action should be judged by their consequences for total happiness। मतलब कि जो भी actions यहाँ पे हो रहे हैं या फिर परफॉर्म करने जा रहे हैं, उनके consequences जो भी जज होंगे, it will be accounted in for the total happiness। ठीक है। Now, as computational resources increase, AI becomes increasingly well suited for the task of starting from fixed ethical assumptions and reasoning through their implications in complex situation. Now, utilitarianism is a perfect example actually. How it tends to maximize the overall happiness for the most people। ये बात को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब once we give the super computer that one strict rule, हम एक सुपर कंप्यूटर को एक स्ट्रिक्ट रूल खाली बना के दे देते हैं, यू नो, इट इज इनक्रेडिबल कि क्या करना है हमको, सबके लिए हैप्पीनेस जो है मैक्सिमाइज कर देना है। सो इट बिकम्स एक्चुअली incredibly good at calculating the outcomes of complex situations। ठीक है। कि इसको इस तरीके से देखिए कि जब हमने उसको एक क्या कह दिया कि एआई becomes increasingly well suited for the task of starting from fixed ethical assumptions and reasoning through their implications in complex situations। जब हमने क्या कहते हैं रिसोर्स उसमें डाल दिए ऐसे करने के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए बड़ा ही सूटेड हो जाता है, ठीक है? तो बट व्हाट एग्ज़ैक्टली डज़ दिस मीन टू फॉर्मलाइज़ समथिंग लाइक एथिक्स? अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम इससे क्या समझते हैं कि एथिक्स को किस तरीके से हम फॉर्मलाइज़ करते हैं? The question is easier to grasp by looking at the fields in which formal systems have long played a central role. Now, this question जो है, ये जो question है, it becomes really easy to understand जब हम किसी एक फील्ड में देखते हैं जिसमें कि formalized system जो होता है, it has long played a central role। यहाँ पे जो राइटर है, जो ऑथर है, इट टेक्स द एग्जांपल्स ऑफ फिजिक्स फॉर इंस्टेंस हैज रिलाइड ऑन फॉर्मलाइजेशन फॉर सेंचुरीज। फॉर्मूलाज पे ही काम करता है फिजिक्स फॉर सेंचुरीज। Now, there is no single physical theory that explains why everything। मतलब कि फिजिक्स में कोई एक सिंगल थ्योरी थोड़ी ना है कि क्यों सब कुछ काम होता है, क्यों सब कुछ चल रहा है, कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं है। इंस्टेड क्या होता है, वी हैव मेनी फिजिकल थ्योरीज, ईच डिजाइन टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। की मतलब कि हमारे पास की डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज हैं फॉर द डिफरेंट फंक्शनिंग एंड वेलबींग ऑफ द यूनिवर्स। फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ क्वार्क्स, अभी एग्जांपल दे रहा है, क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टू द मोशन ऑफ गैलेक्सीज, दीज थ्योरीज ऑफन डाइवर्ज। ठीक है। डाइवर्ज होता है कि मतलब कि बढ़ते जाते हैं, ब्रांच आउट होते जाते हैं। एरिस्टोटलियन फिजिक्स फॉर इंस्टेंस एक्सप्लेन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इन टर्म ऑफ नेचुरल मोशन टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। न्यूटोनियन मैकेनिक्स रिप्लेस दिस विद यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
कह रहा है कि किस तरीके से ब्रांच आउट होते जा रहा है, किस तरीके से डाइवर्ज होता जा रहा है। ये इसकी बात एक एग्जांपल से देता है कि कैसे एरिस्टोटेलियन फिजिक्स जो था, उसमें फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करते थे, इट वाज़ अ नेचुरल मोशन which was considered to be towards the center of the earth, whereas when the Newtonian mechanics come, it replaced the pura thing with a universal force called gravity. ठीक है? Now these explanations are not just different, they are incompatible, yet both share common structure. मतलब कि अगर हम इन explanations को देखें कैसे न्यूटोनियन जो है काम करता है, या फिर किस तरीके से एरिस्टोटेलियन फिजिक्स जो होता है, ये डिफरेंट नहीं है, बल्कि इनकम्पैटिबल है, क्योंकि अरिस्टोटेलियन क्या कह रहा है कि भाई वो जो भी ऑब्जेक्ट गिरेगा वो अर्थ के सेंटर की टुवर्ड्स जो है, वो उसका नेचुरल एक मोशन है, जबकि जो न्यूटन ने है अपने मैकेनिक्स के थ्रू एक यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटी बता दिया। ये डिफरेंट के बहुत तरीके से हैं, मतलब और एक तरीके से इनकम्पैटिबल है, क्योंकि जो एरिस्टोटल कहता है वो न्यूटन से बहुत डिफरेंट है, बट इसमें क्या बात आता है, दे शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर। इसमें एक बड़ा ही कॉमन स्ट्रक्चर मिलता है कि भाई एट द एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स दैट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है? नाउ दे बिगिन विद बेसिक postulates, assumptions about motion, force or mass, and derive increasingly complex consequences। मतलब कि क्या होता है, वो बेसिक चीजों से शुरू होते हैं, बेसिक थिंग्स अबाउट मोशन, फोर्स हो गया, मास हो गया, इनसे शुरू होते हैं और इससे ये डिराइव करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्सियम्स, कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ रूल्स जो होते हैं वो बनाते जाते हैं। नाउ एथिकल थ्योरीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। अब यहां से कहता है, इसको कंपेयर करता है एथिकल थ्योरीज। कहता है ethical theories have a similar structure like physical theories, they attempt to describe a domain। ठीक है? मतलब कि एक डोमेन को एक्सप्लेन करने का ही ट्राई करते हैं एथिकल थ्योरीज। इन दिस केस मॉरल लैंडस्केप, अगर हम इस केस में बात करें तो वो मॉरल लैंडस्केप को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। Now they aim to answer questions about which actions are right or which actions are wrong। मतलब कि बेसिकली ऑल दे आर ट्राइंग टू आंसर इज कि कौन से एक्शन जो हैं वो हम जो कर रहे हैं वो सही हैं, और कौन से एक्शंस जो हम कर रहे हैं वो गलत हैं, और वो क्यों सही हैं और क्यों गलत हैं। Now, these theory also diverge, and even when they recommend similar actions such as giving charity, they justify them in different ways। मतलब कह रहा है कि just like any other theories, these theories also diverge and recommend similar actions। मतलब कि वो similar actions को ही recommend करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेता है कि कहता है चैरिटी का एग्जाम्पल। अब चैरिटी को जो होता है कि हम बहुत डिफरेंट वेज में क्या कहते हैं एक जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि क्या पता मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग अ चैरिटी फॉर द पुअर पीपल, और मे बी दोज़ पुअर पीपल कम फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, or a very not so very well doing society, so that is why people do charity, or just for the sake of religious practices we do चैरिटी। ठीक है? तो इसीलिए चैरिटी को भी डिफरेंट वेज में क्या कहते हैं डिस्क्राइब कर दिया जाता है, बट एट द एंड हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं चैरिटीज़। And that is why ethical theories also often begin with a small set of foundational principles or claims from which they reason about more complex moral problems। तो इसीलिए इस पे एंड करता है, ये कहता है कि ethical theories also begin from a very small set of foundational प्रिंसिपल्स। मतलब कि वो भी बहुत छोटे-छोटे जो होते हैं फाउंडेशनल प्रिंसिपल से काम शुरू करते हैं, और उसके बेसिस पे एआई को ट्रेन करके दे कम आउट टू आंसर द मोर कॉम्प्लेक्स मॉरल प्रॉब्लम्स। ऑलराइट? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्लीज एवरीवन रीड द क्वेश्चन नंबर 1 एंड आंसर। राइट?
Now the question is, choose the option below that comes closest to being the opposite of utilitarianism. ठीक है? मतलब कि हमको ऐसा ऑप्शन इसमें से चूज करना है विच इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। द काउंसिल फॉलोड द प्रायोरिटेरियन अप्रोच असाइनिंग अ ग्रेटर मॉरल वेट टू इम्प्रूवमेंट्स फॉर द worst off worst off rather than maximizing total welfare across the अफेक्टेड पॉपुलेशन। ये कह रहा है कि जो काउंसिल है उन्होंने प्रायोरिटेरियन अप्रोच किया। प्रायोरिटेरियन अप्रोच में क्या किया कि असाइनिंग ग्रेटर मॉरल वेट्स टू द इम्प्रूवमेंट्स फॉर द वर्स्ट ऑफ, की मतलब कि जो सेक्टर्स जो है वर्स्ट कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा मॉरल वेट असाइन कर दिया, रादर देन मैक्सिमाइजिंग द टोटल वेलफेयर अक्रॉस द अफेक्टेड पॉपुलेशन। मतलब कि रादर देन पूरे पॉपुलेशन पे एक इक्वली रोबस्ट तरीके से मैक्सिमाइजिंग एफर्ट की जगह इसने क्या कहा, जो कि जो वर्स्ट ऑफ कर रहे हैं, जो सबसे बुरा कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर ज्यादा वेट डाल दिया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट has been this is exactly the opposite of what utilitarianism is. Utilitarianism का मतलब क्या होता है? Maximizing the efforts for the most amount of people। ठीक है, मतलब कि हम लोग का क्या क्या मतलब हो गया कि जो यूटिलिटेरियनिज्म होता है उसमें सबके लिए सबसे ज्यादा करना होता है, मैक्सिमाइजिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। तो इसीलिए दिस इज द ऑप्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर। नाउ आल्सो लुक लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस। The authors advocated an absolutist stance following exceptionless rules regarding of outcomes and evaluating choices by the ब्रॉडेस्ट सोसाइटल बेनिफिट। यहाँ पे कीवर्ड देखिए, ब्रॉडेस्ट। ब्रॉडेस्ट का मतलब क्या हो गया हमारा? यूटिलिटेरियनिज्म का बात कर रहा है। इट मेंशंस इवैल्यूएटिंग चॉइसेस बाय द ब्रॉडेस्ट सोशल बेनिफिट। सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। सो मतलब कि यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बात कर रहा है, सो दिस इज नॉट द ऑपोजिट। The committee adopted a non-egoist framework, ranking policies by their contribution to overall social welfare and treating self-interest as a derivative concern within institutional evaluation. Now, ध्यान हमको यहाँ पे ये देना है, this option focuses on the contribution to overall social welfare। कीवर्ड पे ध्यान देना, क्या है कीवर्ड? overall social welfare and treating self-interest as a derivative concern with institutional evaluation. So this option actually supports utilitarianism. So this is not the opposite. The policy was cast as a deontological ethics, selecting the option that delivered the highest total benefit. ध्यान देना, highest total benefit to citizens while presenting a duty as a secondary consideration in public decision making। अगेन यहाँ पे क्या आ गया? हाईएस्ट टोटल बेनिफिट आ गया। सो दिस इज इन द सपोर्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एज आई सेड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, all of the following can reasonably be inferred from the passage except। मतलब कि इस पैसेज में से क्या इन्फर्ड करता है ये ऑप्शंस? एक्सेप्ट मतलब कि तीन जो ऑप्शंस है आर गोइंग टू बी करेक्ट इन्फरेंसेस, एंड द वन वी दैट डज नॉट इन्फर वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, आइए वन बाय वन रीड करते हैं। कोडिंग एथिक्स इनटू फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स risk stripping away intuition, history and context the history and context, and if that occurs the depth that enables reflective judgment disappears, so machines would mirror our limits rather than exceed them। यहाँ पे पूरे में ये बात ध्यान देने वाली बात है, machines would mirror our limits rather than exceed them, और यही बात वो शुरुआत में कहता है। तो ये इन्फर कर रहा है, इसी ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। By analogy with physics,
Compact postulates can yield broad predictions across incompatible theories, and ethics can likewise share structures while continuing to diverge rather than close onto a single comprehensive framework. पूरा पढ़ने के जगह अगर हम लोग खाली यहाँ पे ये देखें, continuing to diverge rather than close on a single comprehensive framework, मतलब कि ये जो आई गेस थर्ड या फोर्थ पैसेज में यही बात करता है कि किस तरीके से फिजिक्स का जो एग्जांपल देके कहता है कि एक थ्योरी होती है, वो दोनों रिलेटेड मतलब कि लगती कॉन्ट्राडिक्टरी भले ही होती है, बट ऑन द सेम बेस लेवल इट इज सेम, और उससे ही और भी थ्योरीज निकलती है. सो दिस इज अ राइट इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द राइट. The appeal of an AI judge rests on immunity to bribery. मतलब कि तो अब एआई जज की जो है, जो हम लोग अपील जो समझते हैं, या फिर जो भी सारी चीजें उसकी राइट समझते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो इम्यून है ब्राइबरी से, पार्शियलिटी से एंड फटीग से. Yet the text questions whether procedural cleanliness amounts to moral understanding without lived context and interpretive depth. And this is exactly what द टेक्स्ट इज ट्राइंग टू से, कि कहता है कि हाँ, हम लोग ये एआई जो जज है उसकी अपील तो बड़ी ही अच्छी लगती है, ये लगता है कि हाँ, ये एआई जज जो है ब्राइब से, पार्शियलिटी से, फटीग से, एक्स वाई जेड, ये सारी चीजों से इम्यून है. बट अगेन ऑन द सेम हैंड, ये बात समझ भी हमको समझ में आती है कि क्या वो मोरालिटी को इजीली अंडरस्टैंड करता है. रिमेंबर द थिंग, द एग्जांपल दैट आई गिव, कि दो तरीके की चोरी होती है, और चोरी का जो सजा है, दैट इज 5 years, लेट्स से. अब एक ने चोरी मजबूरी में की, एक से चोरी करवाई गई, ठीक है? और दूसरा अगर मैं बोलूँ, उसने मन से अपने चोरी की बैंक से 2 करोड़ रुपए गरीबों के लूट लिए। दोनों में 5 साल की सज़ा है। तो क्या दोनों को 5 साल की सज़ा मिलनी चाहिए? एक को तो एक्चुअली में ज़्यादा मिलनी चाहिए, और एक को शायद माफ़ भी कर देना चाहिए। बट अगर आप एआई जज से पूछोगे, तो उसको तो ये साफ दिख रहा है कि भाई चोरी इसने भी की, चोरी इसने भी की। एंड दैट इज़ व्हाट एक्ज़ैक्टली द पैसेज इज़ सेइंग, कि इट डज़ नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंड मोरालिटी, एंड दैट इज़ अ राइट इन्फरेंस, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर. द राइट आंसर इज़ गोइंग टू बी 4th. लेट्स लुक एट इट. With fixed moral starting points and expanding computational resources, the argument forecasts convergence on one ethical system and treats contextual judgment as unnecessary force once formal reasoning scales across domains and cultures. पूरा पढ़ने की नहीं जरूरत है, इसको आप बस यहाँ पे देखिए. आर्गुमेंट फोरकास्ट कन्वर्जेंस ऑन वन एथिकल सिस्टम. पूरे पैसेज में यही कहता है कि पूरी थ्योरीज के लिए एक तरीके का थ्योरी नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके से कन्वर्ज नहीं हो सकता है, हमेशा डाइवर्जेंस की बात ये करता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज नॉट इन्फर्ड इन द पैसेज. दिस इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. राइट. सो आई बिलीव इट वाज I made everything very easy and understandable, while keeping everything as close to the CAT exam as possible. And in the coming classes, we are going to do more complicated, more philosophical. I मतलब मेरी जितने भी बात होती है बच्चों से, they all say that philosophical RCs are something that they struggle in. So we are going to do more philosophical history, literature kind of RC, and we are also going to meanwhile try solving the CAT PYQ question. ठीक है? So it's going to be a very interesting series on reading comprehension, and very soon I am also going to start on the on other VA sections as well, such as para jumbles, para summaries, etc., etc. So on. So stay tuned for the updates. And this was Yash sir from Aptic Grid, and we are doing the lectures on basics of RCs. So thank you so much. See you in the next lecture.